आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक 12वीं क्लास का देखेंगे दिगंत। इसका जो है काव्य खंड आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है कड़बक। चैप्टर का नाम है कड़बक और इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग लेखक का जो परिचय होता है वो हम लोग देखते हैं। इनका जन्म जो है ना, एक्यूरेट डेट तो पता नहीं है, लेकिन 15वीं शताब्दी में हुआ है। 15वीं शताब्दी का मतलब होता है 1500 ईस्वी है उसके पहले का डेट, तो 1400 समथिंग होगा, तो वो 1492 है। और इनका जो निधन हुआ है वो 1548 है। ये सब अनुमानित है, एक्यूरेट डेट इनका नहीं पता है। इनका निवास स्थान जो है वो जायस है, और ये कहाँ है? कब्र अमेठी में, जो उत्तर प्रदेश में है। तो इनका जो नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी जो लास्ट में होता है ये उनके निवास स्थान, इनके घर, इनके राज्य का नाम उस आधार पर रखा जाता है। जैसे कि किसी का नाम है ये जयपुरी, तो जयपुर के रहने वाले, ये भागलपुरी, ये भागलपुर के रहने वाले। इस तरह से नाम से हम लोग उनके निवास स्थान को जानते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का निवास कहाँ होगा? तो जायस में था। इनका जो पिता है उनका नाम था मलिक शेख ममरेज, और इनका दूसरा नाम ऐसे बोलते हैं मलिक राजे अशरफ, दो नाम था। इनके गुरु थे सूफ़ी संत शेख मोहिदी, एक गुरु हुए, और दूसरे गुरु हैं सैयद अशरफ जहांगीर। गुरु इनके दो थे, और इनका वृत्ति जो है, इनका जो पेशा था, ये क्या करते थे? तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी करते थे, मतलब खेती गृहस्थी करते थे शुरू में। बाद में शेष जीवन फ़कीरी में बिताए। फ़कीर क्या होते हैं? जो गरीब होते हैं, जो मांग मांग के खाते हैं, मतलब जो निर्धन होते हैं, अपना नहीं कुछ रहता है। तो इस तरह का इनका जीवन बिता। बचपन में ही अनाथ हो गए। अनाथ का मतलब जिनके माता पिता नहीं रहते हैं। साधुओं फ़कीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। इनका बचपन जो है गरीबी में बीता और भटकते हुए बीता। तो भटकने वाले जो होते हैं, घूमने फिरने वाले साधु महात्मा और फ़कीर, उनके साथ रह करके ये अपना जीवन यापन किए, और इसी कारण से इन पर फ़कीरों का, साधुओं का बहुत ही प्रभाव पड़ा। व्यक्तित्व जो इनका था वो बहुत सुंदर नहीं था। बचपन में सुंदर रहे होंगे, लेकिन बाद में जो है चेचक हो गया। इनको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं ना, छोटी माता, तो चेचक हो गया। और चेचक का दाग जब रहता है तो जल्दी छूटता नहीं है, वो परमानेंट हो जाता है। वो धब्बा 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 ब्लैक स्पॉट हो जाता है और गड्ढानुमा हो जाता है। तो इस दाग के कारण इनका चेहरा बहुत रूपहीन हो गया था, कुरूप हो गए थे। और बायां आँख जो था ये नहीं था इनको, मतलब ये काना था, एक ही आँख से देखते थे, दायां आँख से। बायां आँख जो है वो ख़राब था, और बाएं कान से भी वंचित थे। बायां कान जो था उससे उनको सुनाई नहीं पड़ता था। तो एक कान एक आँख और चेहरा कुरूप, ऐसा व्यक्तित्व था जो इनको कोई भी सम्मान नहीं करेगा। अगर चेहरा देख करके कोई इनके पास रहे जाए तो इनका सम्मान नहीं करेगा, लेकिन इनका सम्मान था। तो क्यों था? इसलिए था क्योंकि इनके पास कुछ गुण था। तो ये इस कविता में जो है कड़बक में यही कहा गया कि गुण की पूजा होती है, रूप की पूजा नहीं होती है। गुण कैसे इनमें आया? ये इस साधु फ़कीरों के संगत से हुआ, और इन्होंने ऐसे रचना कर दी जिनके कारण ये अमर हो गए। वो रचना क्या है? हम लोगों ने सुना है, पद्मावत फिल्म भी देखा है, ठीक है, और पद्मावत जो है वो इन्हीं की रचना है। और ये जो कड़बक कहानी है, कविता है, ये पद्मावत का ही पार्ट है। पद्मावत के शुरू का पार्ट और अंत का पार्ट, दो पार्ट में इनकी रचना यहाँ पर ली गई है। और ये मृदुभाषी थे, मधुर बोलते थे, मनस्वी और स्वभावतः ये संत थे, ये संत प्रवृत्ति के थे। कृतियाँ जो इनका है, पद्मावत कृतियाँ जो रचनाएं की है, पद्मावत मुख्य रूप से है, उसके अलावा भी है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, इसी को महरी बायसी बोलते हैं, मसला या मसलानामा, ये खंडित प्रति प्राप्त हुआ है। इनके अतिरिक्त चंपावत, होली नामा, इतरावत आदि कृतियाँ भी उल्लेख में आती है।
लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर, हमारे समाज में जो प्रेम कथाएं, कहानियाँ, लोकगीत सब में चलता है, उसी को आधार बनाकर एक नई कहानी लिखा गया नए स्टाइल में, ताकि हमारा नाम हो। हम लिखेंगे तो हमारा नाम होगा। छंदोबद्ध, छंद के रूप में बद्ध किया, मतलब उसको लिखा। कथा काव्य, ऐसा काव्य, ऐसा कविता जो कथा कहता है। लिखने की परिपाटी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। ऐसा पहले से भी हो रहा था प्राकृतिक साहित्य में, अपभ्रंश साहित्य में इस तरह का कहानी नुमा कविता होता था। हम लोगों ने भी सुना है बचपन में, तुम लोग तो नहीं सुनोगे, पहले चलता था आल्हा रुदल। हम लोग गांव में आता था बजा के सुनाता, तो एक आल्हा रुदल का कहानी चलता था। ये मध्य प्रदेश की कहानी है और वो एक काव्य के रूप में, कविता के रूप में, एक गीत के रूप में बहुत मनोरम दृश्य होता है वैसा सुनने में। संभव है वह संस्कृत में भी रही हो, इस तरह से संस्कृत में होता था। यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण, साधारण जनजीवन में जो लोग के साथ घटना घटता है उसको अभिप्रेरण में लेना और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई, वो आगे बढ़ते गया, संरक्षण होते गया। हम सीखे, हमसे हमारे बच्चे सीखे, उसके बाद उसके बच्चे सीखे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता था। और हिंदी में अब ब्याहत चलती आई, हिंदी में भी वो आ गई। इसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। ऐसी कहानी नुमा काव्य को कहा जाता है प्रेमाख्यानक। क्या हुआ? प्रेम आख्यानक, प्रेम का आख्यान करने वाला, प्रेम का व्याख्यान करने वाला, ये शब्द है, शब्द में अर्थ छिपा रहता है। ऐसा कविता जो प्रेम का एक कहानी नुमा बताता है, जैसे नल दमयंती का है, उसका भी इसी तरह का चर्चा है, गीत नुमा। चौपाई, दोहा आदि की कड़वक शैली में निबद्ध ये काव्य प्राय अवधि में मिलते हैं। इस तरह का जो शैली है मुख्यतः हमारे यहाँ अवधी भाषा में प्रचलित है। किसानों और कारीगरों की भाषा, किसान और कारीगर का मतलब जन भाषा कहा गया अवधी को। अवधी में ब्रज की गीतिमयता, ब्रज जो है वृंदावन मथुरा का जो क्षेत्र है वहाँ का जो ब्रज का भाषा है, उस ब्रज भाषा में जो गीत का मय है उस और कोमलता, उसमें जो कोमलता है उसकी तुलना में कथावृत्तों को विवरण और विस्तार में सहज सकने की क्षमता थी, उससे भी ज़्यादा अवधि में क्षमता थी। इसीलिए तुलसीदास ने भी जो रामचरितमानस की रचना की है वो किस भाषा में की है? अवधी भाषा में। अवधी बहुत ही ऐसा है घुल मिल जाने वाला भाषा। इस्लाम और उसके साथ तसव्वुफ यानी सूफी मत के आगमन के बाद, जब भारत में इस्लाम आया, सूफी मत आया बाद में, तो इसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए। तो मुस्लिम कवि जो हुए ऐसे ही भाषा को पकड़ करके, ब्रज भाषा को और अवधी भाषा को पकड़ करके कविताएं के रूप में कहानी लिखने लगे और वो प्रेम भाषा को आगे बढ़ाए, प्रेमाख्यानक काव्यकार परंपरा शुरुआत किए। जिन्होंने पहले से, और उन्होंने क्या लिखा, तो पहले से जो जन प्रचलित प्रेम कहानियाँ था इस समाज में जो प्रचलित था, उसी को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से कि सूफी संत का जो प्रभाव था उसके लपेट में मिला करके, उसकी भाषाओं का प्रयोग करके वो एक काव्य का रूप दिए। मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही। अबाध मतलब बिना बाधा के चलता रहा, कोई रोकने वाला नहीं था। मलिक मोहम्मद जैसी इसी परंपरा के अन्यतम कड़ी है। ये भी उस तरह मुस्लिम शासक ही मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं और इन्होंने प्रेम का आख्यान किया, व्याख्यान किया। जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं। उन्होंने बहुत काव्य लिखे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित हैं। अब उन्होंने जो लिखा, बहुत पुराना कवि हैं, तो उनके द्वारा जो भी छिटफुट मिला उसको मिला जुला करके संकलित किया गया और जायसी ग्रंथावली नाम से संकलित किया गया। और वो अलग अलग लोगों ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने भी किया, माता प्रसाद गुप्त ने भी किया। जैसे कि उज्ज्वल अमर कृति का आधार है उनका महान कथा काव्य पद्मावत। पद्मावत जो है उनका सबसे महान कृति है और वो क्या है? कथा काव्य, मतलब काव्य के रूप में कथा, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन,
चित्तौड़गढ़ के राजा थे रतन सेन, उसकी कहानी, और सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती। इन दोनों का जो प्रेम कथा है बीच में, उसका कहानी वर्णन किया है इस पद्मावत कविता में। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है। जब दो व्यक्ति प्रेम करते हैं, महिला पुरुष, तो वो नॉर्मल प्रेम होता है, लेकिन उसमें ट्विस्ट कब आता है, जब तीसरा व्यक्ति घुसता है। इसी कहते हैं लव ट्रायंगल। तो ये त्रिकोण होता है, 3 कोण वाला, और ये एक जो तीसरा आता है वो डिस्टर्ब करता है और विनाश की ओर ले जाता है। तो ये काम इसमें भी हुआ था, और वो तीसरा व्यक्ति था, दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। वो आकर के इसको डिस्टर्ब किए। वो पद्मावती को देख करके उनका वर्णन सुन करके विह्वल हो गए, पागल हो गए, और उसको अपने हैंड में लेने के लिए राजा को भी कब्जा में लिया, उनसे ज़बरदस्ती युद्ध किया। इस तरह का कहानी हम लोग ने फिल्म में भी देखा है। तो अलाउद्दीन जब सुल्तान इस कहानी से जुड़ जाने से त्रिकोण हुआ। अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की सृजनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है। ये जो कहानी इसमें लिखा गया है पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें से अंशतः ऐतिहासिक आधार है, कुछ सही है और कुछ जो है इसमें कवि ने अपने कल्पना करके कुछ सर्जना किया है। अपना कल्पना में कि अगर ऐसा होता तो थोड़ा सा मसाला उसमें मिला करके उसका रचना किया है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर की कवि हैं, मतलब ये जो कवि हैं वो प्रेम की चर्चा करते हैं। मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ यह प्रेम, ये जो कहानी है बहुत अंतर्व्यथा वाली कहानी है। इसमें अंत हो जाता है प्रेमी का, तो इस कारण से दुखांतक है ये। तो ये कहा गया कि जो प्रेम है वो मार्मिक अंतर्व्यथा से भरा हुआ है और अत्यंत व्यापक, गूढ़ आशयों वाला और महिमामय है। महिमामयी तो है ही, लेकिन दुखमयी है। यह प्रेम अनुभूति होने वाला, रासायनिक परिवर्तन करने वाला एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न पात्रों को अमिट चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। सभी जितने कैरेक्टर इसमें हैं सबको एक अलग दिशा देता है। इस तरह से ये क्रांतिकारी हैं। पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्मदर्श स्पर्शी वेदनामय रस है। इसमें ऐसा रस भरा हुआ है कि जो मर्म स्पर्शी है, मर्म को, हमारे दिल को स्पर्श करता है। और कैसे स्पर्श करता है? वेदनामयी, दुख पीड़ा से भर देता है। और चरित्रों, उनके सुलगते दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव हैं, और उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है जो निवारण नहीं हो सकता है, दुर्निवार प्रभाव है। जो पाठकों, जो पढ़ने वाले पाठक हैं, श्रोताओं, जो सुनने वाले हैं को अपने लपेटे में ले लेता है। मतलब पढ़ने वाले, सुनने वाले सभी लोग प्रभावित होते हैं। इस प्रेमाख्यानक काव्य द्वारा विद्वेष और कलह के उस यंत्रणामय कठिन समय में, ये जो काव्य है इसमें विद्वेष दिखाया गया, जलन का प्रवृत्ति है कि उसकी बीवी इतनी सुंदर है, वो हमारे पास आ जाए। ये अलाउद्दीन का सोच था, और कलह हुआ, उसके कारण वो युद्ध किया। तो ये जो है यंत्रणामय, और बहुत ही यंत्रणा दिया, बहुत ही उसको टॉर्चर किया गया ऐसा कठिन समय में। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव, ये तीनों सद्भाव है। एक सामाजिक जो सौहार्द की भावना होता है उसका की एक ऐसी ज़मीन जैसी ने तैयार की। इसके लिए एक ज़मीन, एक कहानी ऐसा बनाया कि जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है, वो हम लोगों के लिए आदर्श के रूप में हो सकता है कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से हम लोग एक दूसरे से मिलकर के रहें। ऐसा इन्होंने ज़मीन तैयार किया। जैसे कि इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राणों से, अब देखो यहाँ क्या क्या है कि कैसे मेल है कि प्राण को प्राण से मिलना चाहिए, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से, और जीवन विवेक का जीवन विवेक से। ऐसा मानवीय मेल है इस कहानी में, ऐसे मिलाया गया है मानव का मेल, जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है। इतना अच्छा से लिखा है कि इनकी कविता उत्कृष्ट क्वालिटी का हो गया है और वो ऊंचा उठ जाता है, और उसमें व्यापकता और गहराई एक साथ ला देता है। वो व्यापक प्रचार करता है, फैलता है, और गहरा भी होता है, गहरा असर डालने वाला होता है। खाड़ जैसी मीठी, ये मीठा कैसा है? खाड़ की तरह, और गुड़ का जो खाड़ होता है उतना मीठा, और खालिस अवधि में लिखे गए, ये अवधि भाषा में लिखा गया है।
इस काव्य में कवि की विशाल हृदयता, इसमें जो कविता है कवि का दिखता है कि विशाल हृदय है, बड़ा हृदय है, मार्मिक अंतर्दृष्टि, उनकी अंतर्दृष्टि, उनका आंतरिक सोच जो है वो मार्मिक है, और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान कि लोक जीवन कैसा होता है इसका भी उनको विस्तृत ज्ञान है, व्यापक रूप से ज्ञान की है, इसकी अभिव्यक्ति इस कविता में हुआ है। यहाँ जो प्रस्तुत कड़वक है कविता, इसमें 2 कड़वक है, 2 काव्य संग्रह है, और ये अलग अलग संकलित है। ये भाग किसका है? ये पद्मावत का भाग है। पद्मावत जो लिखे हैं कथा काव्य, उसका ही ये भाग है, और वो क्या है? क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है। पद्मावत जो लिखे तो शुरू में जो छंद लिखे हैं एक भाग उसका है, और अंत में जो छंद लिखे हैं एक भाग उसका लिया गया है। इसमें जो 2 है वो प्रथम भाग जो है वो प्रारंभिक का है, और अंतिम भाग जो है वो अंतिम छंदों में से है। किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की व्यंजना करते हैं। एक ऐसा संबंध है कि लगता है कि दोनों एक ही व्यक्ति और एक ही तरह के भाव को व्यक्त करने वाला है। प्रारंभिक स्तुति खंड से लिए गए, शुरू में स्तुति पाठ होता है, प्रार्थना पाठ होता है, उसमें से जो लिया गया है प्रथम कड़वक, उसमें से कवि कहते हैं एक विनम्र, उनका क्या है? एक विनम्र स्वाभिमान के साथ, नम्रता के साथ, लेकिन अपना अभिमान है, अपना आत्मविश्वास है के साथ कहते हैं वो अपने रूपहीनता कि हमको रूप नहीं है, और एक आँख के अंधेपन को कि हमको एक ही आँख है, इसको प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा कि ऐसा हमको ही नहीं प्रकृति में और लोगों को भी है, इससे इसका दृष्टांत देते हैं, इसका कहानी उदाहरण देते हैं, और महिमान्वित करते हुए और उसको कमजोरी नहीं महिमा समझते हुए बताते हैं कि रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं, कि रूप से अधिक हमारे लिए गुण का ध्यान होता है, गुण का स्थान होता है। इन गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना हो सकी। ये कहे कि ये गुण हमारे पास है, इसीलिए पद्मावती की रचना किया गया। हम कर सके तब ना हमको पूछ रहा है लोग। अंत का जो है ये दूसरा कड़वक, ये उपसंहार खंड से लिया गया। उपसंहार का मतलब अंतिम। इसमें द्वितीय कड़वक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं कि हम कथा कैसे कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इसे रक्त की लई लगाकर जोड़ा है। हम खून का लई होता है ना, चिपकाने वाला गोंद, फेविकॉल, इस साटने के लिए 2 चीज़ चिपकाने के लिए, तो बोल रहा है हमने खून का लई लगा करके इसको लिखा है, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है। और ये हमारा प्रीति, हमारे प्रेम का जो जल है वो आँखों में, गाढ़ी आँखों में भर करके हमने उसको संजोया है, लिखा है। अब न वह राजा रत्नसेन है, और जिसकी कहानी लिखा है रत्नसेन राजा का, कह रहा है न अब वो बचा है, और न वह रूपवती पद्मावती रानी बचा है, और न रानी बचा है, और न वह बुद्धिमान सुआ है। सुआ उस समय का एक मंत्री कुछ हुआ था वो है, और न राघव चेतन या अलाउद्दीन ही है। उस समय के कोई भी लोग अब नहीं बचे। कोई रहता है क्या? इनमें कोई आज नहीं रहा। जो भी व्यक्ति उस समय के थे अब कोई नहीं बचा है। किंतु बचा क्या है? उनका यश बचा है। यश के रूप में कहानी रह गई है। उनका जो गुण अवगुण था वो बचा रह गया। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है। उदाहरण दिए कि जिस तरह से फूल जब पौधे में लगा रहता है, सुगंधित होता है, झड़ जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है, तो वो बेकार हो जाता है, लेकिन उसकी खुशबू रहती है। कभी यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, हम भी मरेंगे, तो उसकी कृति सुगंधि की तरफ पीछे रह जाएगी। वो जो कृति है, जो काम अच्छा कर गया, वो पीछे रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा और आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारी जो कहानी लिखा है इसको जो भी पढ़ेगा वही उसे 2 शब्दों में स्मरण करेगा। वो 2 शब्द में ज़रूर याद रखेगा कि ऐसा मोहम्मद मलिक जायसी ने कुछ लिखा था। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है, क्योंकि ये इतने ही प्रतिष्ठा को पाए। कड़वक है पहला कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। एक नयन वाले कवि मोहम्मद जो हैं ये गुणी हैं, इनमें गुण कुट कुट कर भरा हुआ है। सोई बेमुहा
वही विमोह हो गया, वही मोहित हो गया हम पर। जेई कवि सुनी, जिसने कवि को सुना, इस कवि को मतलब मुझे जिसने भी सुना वो हम पर मोहित हो गया। मतलब हमारे रूप को देखा, हमको देख करके भले लोग भाग जाए, लेकिन जिसने भी सुना वो हम पर मोहित हो गया। हमारे पास हमारा कृति, हमारा गुण इतना बड़ा है। और ये कैसे है? कहा प्रकृति में कि चांद जैस, जैसे चांद जग विधि अवतारा, जग में विधि ने, भगवान ने अवतारा, अवतार दिया, अवतरण किया इस दुनिया में चांद को जैसे दिया। दिन कलंक, उसके साथ चांद का खासियत है कि चांदनी बिखेरता है, लेकिन उसमें भी दे दिया क्या? कलंक। अंधेरा होता है, छाया होता है, ग्रहण लगता है, और फूल मून एक बार में नहीं होता है, रोज़ घटते घटते गायब हो जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते फुल मून होता है। पूर्णिमा अमावस्या का अवगुण उसमें भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो गुणी है। उसी तरह से कहा गया दिन कलंक किन उजियारा, कलंक उसमें दिया हुआ है, फिर भी वो उजियारा करता है। उसी तरह से नयन कवि जो है, एक ही नयन कवि वाले कवि हैं, लेकिन इनको सुनने वाले विमोहित हो जाते हैं। जग सूझा एक ही नैनाहा, जग को सूझता है, जग को देख रहा है एक ही नैनों से, क्योंकि एक आँख जो बायां आँख है जैसी का खराब है। उआ सूक अस नक्तन महा, उआ जो है जो उदित हुआ, उगा कौन? शुक। शुक मतलब शुक्र ग्रह के बारे में बोल रहा है कि आसमान में एक शुक्र ग्रह ही है जो अस नक्तन ही महा, मतलब नक्षत्रों के बीच में वह एक अकेला उदित हुआ चमक रहा है। तो एक आँख होने से हम कमज़ोर नहीं होते हैं। सभी नक्षत्रों में अकेला एक सूर्य शुक्र ही है जो चमकता है, जिसको भोर का तारा, शाम का तारा कहते हैं। सुबह और शाम हमेशा चमकता है वो, तो ये अकेला शुक्र ही है। जौ लही अम्बही, जिस तरह से अम्बही कहा गया आम को, डाभ न होई, जब तक उसमें डाभ नहीं हो जाए, डाभ कहा गया मंजरी को, जब तक आम के पेड़ पर मंजरी नहीं आ जाता है, तौ लही, तब तक सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध बसाई नहीं, बसता नहीं है, सुगंध उसमें नहीं होता है। जैसे मंजरी निकलता है तब सुगंध आता है आम का, कब आम का मौसम आ गया है। किन्न समुद्र, समुद्र को क्या किया? पानी, समुद्र के पानी को किन्न किया। जौ खारा, जिस तरह से खारा कर दिया। समुद्र का पानी मीठा तो नहीं होता है, मीठा होता तो क्या नाम होता पता नहीं, खारा है, इसीलिए उसका अपना पहचान है कि समुद्र अलग है, नदी अलग है। समुद्र को कह रहा है कि किन्न समुद्र को जिस तरह से किया, पानी जो खारा, उसके पानी को खारा, तो अति भयऊ, इसीलिए वो हो गया है असुझ अपारा, कि ना उसको कोई सूझता है, मतलब ना कोई उसको समझ पाता है, ना अपारा, ना कोई उसका पार ले पाता है, तो उसका खारापन के कारण। जौ सुमेरु, जिस तरह से सुमेरु पर्वत जो है त्रिशूल विनाशा, त्रिशूल से उसका विनाश कर दिया, तब उसका नाम हुआ। और भा कंचनगिरी लाग आकाशा, जिस तरह से कंचन जो है उसमें सुमेरु को जब त्रिशूल से नाश कर दिया और कंचन का निकला, उससे सोने के जैसा चमका वो, तो सुमेरु का नाम हो गया दुनिया में, आकाश में। तो ये उसमें अवगुण होने के साथ साथ उसके गुण के कारण वो खिला। जौ लही घड़ी कलंक न परा, ये कह रहा है कि जौ लही, जब तक जो है घड़ी में वो एक होता है जो सोनार रखता है और आग से फूक फूक करके उसमें सोना रख करके सोना को तपाता है आग से, उसको घड़ी कहा गया। तो जौ लही, जब तक घड़ी कलंक न परा, जब तक घड़ी में रख के उसके कलंक को, उसके अशुद्धि को नहीं मिटा देता है। कांच होई, कच्चा सोना जो अयस्क जो होता है धरती से निकलता है, नहीं कंचन करा, तब तक वो सोना कंचन नहीं बनता है, वो कांचा रहता है, उसका वैल्यू नहीं होता है। और इसके बाद कहा कि एक नयन जस दर्पण, जिस तरह से एक नयन हमारे पास है वो दर्पण की तरह है। औ ते ही निर्मल भाव, और दर्पण जिस तरह से निर्मल होता है उसी तरह से सब रूपवंत गही मुख जो वही कौचाऊ, और वो भी रूपवंत नहीं होने के बाद भी उस सबके दिल में बसने वाले हैं। अगले कड़वक में कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीग
पीर गा पावा। मोहम्मद कहता है यही, इसी को ये कवि जो है जोरी सुनावा, ये जोर जोर करके सुना रहा है। इसको जोरा मतलब लिखा, रचना किया, और सुना जो, और जिसने भी इसको सुना, प्रेम पीव, प्रेम का पीर जो है गा पावा, वो प्रेम का पीर हो गया, भगत हो गया, इससे मोहित हो गया। जोरी लाई रकत के लई, इसको जोड़ा कैसे इसकी रचना किया, तो बोलता है कि खून से, रक्त से, रकत कै लई, कि रकत के लेई से इसको मैंने लिखा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, हमने गाढ़ी प्रीति से, गाढ़ा प्रेम से आँख में भर करके जल से उसको सींचा है। और औ मन जाने कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। औ मन जाने कवित अस किन्हा, मैंने जो यह मन से किया है, मकु मुझे यह जानकर जगत मह चिन्हा, इसी से मुझे जगत में चिन्हा है। जगत ने मुझे पहचाना कब, जब मैंने इतना मेहनत करके इस कविता ग्रंथ को लिखा है। कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा, कहाँ है वो रत्नसेन राजा, जिस राजा के बारे में कहानी लिखा है, बोलता है वो कहाँ है। कहाँ सुआ आसिफ बुद्धि उपराजा, उपराजा जो राजा के बाद राजा होते हैं, वो सुआ, वो ऐसा बुद्धि वाले राजा अब कहाँ बचे हैं। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन अब कहाँ है। कहाँ राघव जेही किन्न बखानो, वो राघव कहाँ है जिन्होंने इसे बखान किया, इस कहानी को वर्णन किया। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ वो पद्मावती रानी है जो स्वरूप थी, सुंदर थी। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं रहा, उसकी कहानी रही। कोई न रहा तो क्या रहा, जग रही कहानी, जग में उसकी कहानी रह गया, उसका कृति रह गया। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, धनी है वो सो पुरुष, पुरुष मतलब पुरखे, हमारे पूर्वज, वो धनी है। जस कीर्ति जासु, जिसकी कीर्ति विद्यमान है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। फूल मरे, फूल मुरझा जाते हैं, पै मरे न बासु, पर मरता नहीं है बासु, बास मतलब सुगंध। फूल मर जाता है लेकिन उसका सुगंध नहीं मरता है। केई न जगत जस बेचा, केई किसी ने न नहीं जगत में जस बेचा, जस मतलब यश मतलब कीर्ति, हमारा जो श्रेष्ठ गुण है कोई बेचता नहीं है, बेचा। केई न लिन्ह, किसी ने नहीं लिया जस, अपने कीर्ति मोल, जो कीर्ति है उसको किसी ने बेचा नहीं और किसी ने खरीदा भी नहीं। ना खरीदने की चीज़ ये है जस, ना बेचने की चीज़ है। गुण को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। जो यह पढ़े कहानी, जो इस कहानी को पढ़ेगा, हम समरे दुई बोल, हमारे लिए वो संवारेगा, याद करेगा। दुई बोल, दो बोल हमारे लिए ज़रूर ही याद करेगा। ऐसा जो है कहानी कड़वक में कहा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये आत्मविश्वास से भरा हुआ ये कहानी है और इसमें दो प्रेमी की कहानी बताया गया है और तीसरा उसमें अलाउद्दीन खिलजी के आने से प्रेम त्रिकोणात्मक हो गया है। प्रेम जो है, प्रेम कवि ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, सूफी संत थे और वो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन एक साथ रख करके क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर जब देंगे तो उसमें यही चर्चा करेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित ये कथा काव्य क्या था, पद्मावत से ली गई ये काव्य खंड का एक भाग है, इसमें ये कहा गया है। तब उसके बाद उसका जो वर्णन है उसको हम लोग वर्णन करेंगे।